नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 60,000 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। शाइन सिटी निदेशक राशिद नसीम की पत्नी इस मामले में गिरफ्तार हुई है। कर्मचारी सबा फातिमा को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में तकरीबन 3,000 मामले दर्ज हैं। देश भर में करीब 5,000 मामले दर्ज हैं। 10 लाख से ज्यादा ठगी के शिकार हुए हैं। प्लॉट और हीरे के व्यवसाय में निवेश करने के नाम पर ठगी की गई। निदेशक राशिद नसीम फिलहाल फरार चल रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। 60,000 करोड़ की ठगी का मामला उजागर हुआ है। शाइन सिटी निदेशक राशिद नसीम की पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही कर्मचारी सबा फातिमा को भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में तकरीबन 3,000 मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ। देश भर में तकरीबन दर्ज मामलों की संख्या 5,000 है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 60,000 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। खुर्रम निजामी जुड़ गए संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। खुर्रम, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, जो शाइन सिटी का मामला है, सबसे पहले हमें उसको समझना पड़ेगा कि वो करता क्या था। 10 लाख से ठगी के शिकार हुआ। ये कहता था कि आप निवेश करिए, हम प्लॉट और डायमंड के बिजनेस में आपका पैसा निवेश करेंगे, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी के लिहाज से लोग निवेश करते थे। 60,000 करोड़ का मामला बता रही OW। और राशिद नसीम जो मास्टरमाइंड है, उसका भाई राशिद नसीम फिलहाल फरार है और वो दुबई में बताया जाता है, दुबई में रह रहा है और वो किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहता है। तो वहीं पर उसकी पत्नी शगुफ्ता और एक एम्प्लॉय है सबा फातिमा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया ताकि उस पर एक प्रेशर माउंट किया जा सके राशिद नसीम पर, ताकि वो हिंदुस्तान आ सके और कार्रवाई आगे बढ़ सके। लेकिन जो सवाल बड़ा है वो ये है कि आखिर को अब दुबई से लाने की कोशिश क्या की जा चुकी है। दूसरा सवाल बड़ा ये है कि जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं उनसे जो जानकारी मिली है उस पर कितना वर्कआउट किया। लेकिन फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई जरूर कही जाती है OW की कि राशिद नसीम की पत्नी शगुफ्ता और उनकी एक कर्मचारी सबा फातिमा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि प्रेशर माउंट हो सके और राशिद नसीम को वापस इस पेशा के तहत वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। लेकिन खुर्रम, ये बड़े स्तर पर ठगी हुई है। जिस तरीके से ये पूरा आंकड़ा 60,000 करोड़ का सामने आया है, निवेश इसमें किस तरीके से ये लोग किया करते थे और क्या लगातार निवेश होता रहा? लोगों की आंखें नहीं खुली, ये मामला उजागर नहीं हो पाया, इनकी ठगी का, इनके फ्रॉड का पता नहीं लग पाया और इतना बड़ा निवेश इन लोगों ने करवा लिया। जो इतनी बड़ी ठगी होती है, जब बड़ा अमाउंट है तकरीबन 60,000 करोड़ का, तो वो एक दिन में नहीं होती। पहली बात, एक कंक्रीट प्लानिंग बनाई जाती है, लोगों से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनको रिटर्न दिया जाता है, उनको एश्योर किया जाता है, कन्विंस किया जाता है ऑन पेपर कि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। डायमंड और प्लॉट की बात होती थी, तो शाइन सिटी ने एडवर्टाइजमेंट बहुत तरह का रखा था पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि हम में बड़ी एक प्लॉट की वो चिट्ठी लेकर आ रहे हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो लोग अपना पैसा उसमें लगाते थे, थोड़े दिन तक उनको रिटर्न मिलता रहा और इसकी वजह से बाकी लोग आकर्षित हो। लेकिन एकदम से सब कुछ रोक दिया गया। उसके बाद तकादे का दौर शुरू हुआ, लेकिन राशिद नसीम तब तक फरार हो चुका था। ये बताता है कि जो पुलिस है वो कई बार एक ऐसे मामले को तहकीकात या तफ्तीश शुरुआती दौर में नहीं करती है और वो एक बड़ा मामला बन जाता है। और शाइन सिटी का एक ऐसा ही मामला है। मामला कोर्ट में भी है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, 10 लाख तकरीबन 10 लाख लोग हैं जो ठगी के शिकार हुए हैं अक्रॉस इंडिया। और अगर हम बात करें सिर्फ लखनऊ की, तो यहाँ पर 5,000 तकरीबन 5,000 मामले दर्ज है और जो अमाउंट जा रहा है वो तकरीबन 60,000 करोड़ का मामला जा रहा है। तो ये बताता है कितने बड़े स्तर पर ठगी हुई है। और अब राशिद नसीम को दुबई से वापस कैसे हिंदुस्तान लाया जाए, इसके लिए कोशिशें चली और यही वजह है कि उसकी पत्नी शगुफ्ता और उसकी एक कर्मचारी सबा फातिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि राशिद नसीम फरार है तो उसने अपनी पत्नी और अपनी जो खास जो उसके एम्प्लॉयज थे उनको बाहर निकालने की कोशिश क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, जानकारी और इस बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते आगे उत्तराखंड की खबरों की ओर बात करेंगे देहरादून की, जहां पर लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना फिर से शुरू होगी। 29 साल से ये योजना बंद पड़ी है, इसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की मेहनत रंग लाई है। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से बंद पड़ी है। लोहारी के
पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की व्यय वित्तीय समिति ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है। परियोजना के बनने से उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को बिजली पानी मिलेगा। तो 29 साल बाद ये परियोजना फिर से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड समेत तमाम राज्य और ऐसे हैं जिनको सहूलियत मिलेगी इस परियोजना के शुरू होने से, बिजली पानी मिलेगा। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना फिर से शुरू होने की तैयारी है। 29 साल से बंद पड़ी ये योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से बंद पड़ी हुई है। यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा और इसके जरिए उत्तराखंड समेत और भी कई राज्यों को बिजली मिल पाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना फिर से शुरू होने जा रही है। फिर से इसके शुरू होने की तैयारी है। 29 साल से ये बंद पड़ी हुई थी, जिसको एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। 300 मेगावाट की परियोजना है जो कि 1992 से बंद पड़ी हुई है और अब यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा, जिसके जरिए बिजली की सप्लाई कई राज्यों को पाएगी। कई राज्यों को उत्तराखंड समेत बिजली मिलेगी इसके बनने से। तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर ये ताज़ा अपडेट आपको बता दें। 29 साल से बंद पड़ी योजना एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से बंद पड़ी हुई है। इसकी शुरुआत एक बार फिर से की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। तो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना फिर से शुरू होने की तैयारी में है। 29 साल से बंद पड़ी योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। 300 मेगावाट की परियोजना 1992 से बंद पड़ी है और 29 साल बाद इसे शुरू किया जा रहा है। प्रवीण कुमार जुड़ गए संवाददाता फोन लाइन पर। प्रवीण, क्या जानकारी मिल रही है लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में? एक बार फिर से शुरू करने की क्या तैयारी है? देखिए, काफी दिनों से इस परियोजना को शुरू करने की बात की जा रही थी। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही थी। तकरीबन 29 साल से ये परियोजना बंद पड़ी है और कल मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत ने केंद्र में जो संबंधित मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद ऐसा लगता है कि अब जल्दी शुरू होने वाला है। हालांकि हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया है कि परियोजना जल्दी शुरू हो जाएगा। 300 मेगावाट का परियोजना है और 1992 में ये बंद हो गया था। तो काफी राज्य के लिए हित में और राज्य के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, जानकारी और बातचीत के लिए। तो ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। 29 साल से बंद पड़ी परियोजना एक बार फिर से शुरू होने की तैयारी इसकी चल रही है। 1992 से ये बंद पड़ी हुई है। अब इसके सुचारू होने से उत्तराखंड समेत और भी राज्यों को फायदा होगा। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में गीता भवन आयुर्वेदिक संस्थान को हरिद्वार सिडकुल में शिफ्ट कर दिया गया है। संस्थान में कार्य करने वाले 30 कर्मचारियों के परिवार पिछले कई महीनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि गीता भवन संस्थान द्वारा कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में उन्हें 8,000 से लेकर 10,000 की तनख्वाह दी जा रही है, जिससे परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके अब उन लोगों को बिना बताए आयुर्वेदिक संस्थान को हरिद्वार शिफ्ट कर दिया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि पलायन को रोकने के लिए गीता भवन आयुर्वेदिक संस्थान को यहीं रखा जाए। में भी आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्हें किसी निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफ़र किया जाए। 15 या 16 दिसंबर 2020 से ये फैक्ट्री हरिद्वार ट्रांसफ़र कर दी गई है। इन लोगों को ये सुविधा दी गई थी कि आप वहाँ जाके काम करें, वाहन व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाएगी। जिसमें कुछ लोग गए वहाँ काम कर रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं कि हमें यही काम दीजिए। बात करेंगे देहरादून की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा।
रोजगार को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर डिबेट का न्योता भी आम आदमी पार्टी ने दिया है। दिल्ली और उत्तराखंड का बजट लगभग बराबर रहा, ये नवीन पीरशाली ने कहा। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली पानी, अच्छी शिक्षा आखिर क्यों नहीं है, ये सवाल भी आम आदमी पार्टी की ओर से पूछा गया है। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल खड़े किए हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनकी सरकारों के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आम आदमी पार्टी ने। रोजगार को लेकर कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछे। इसके साथ ही हरीश रावत को रोजगार के मुद्दे पर डिबेट का न्योता भी आम आदमी पार्टी ने दिया। उत्तराखंड सरकार राज्य में रोजगार को बढ़ाने को लेकर लगातार कवायद कर रही है। सरकार की कोशिश है कि राज्य में रोजगार स्थापित किया जा सके और बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी दिशा में उद्योग मंत्रालय लगातार उद्यमियों के साथ बैठक कर रहा है। तो वही हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने उद्योग मंत्री गणेश जोशी से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गणेश जोशी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। सर, किस तरह से उद्योग को बढ़ाने के लिए, उसको आगे उसको और किस तरह से एक्सटेंड किया जाए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या आप लोग कदम उठा रहे हैं? देखिए, उद्योगों को जिंदा रहना या उद्योग को सर्वाइव करना किसी भी देश या प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब से मुझे उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी मिली है, मैं व्यक्तिगत रूप से हर इंडस्ट्री एरिया में जाकर इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर जो उनकी समस्या है उनका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने एक 15 तारीख को एक संवाद कार्यक्रम इंडस्ट्री के लोगों के साथ रखा था। उसमें से कुछ सुझाव आए हैं, उन पर हम अमल कर रहे हैं। अभी भी इंडस्ट्री के कुछ लोग मेरे पास आए हैं और मैंने अपने एमडी को कहा है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री वाला जहाँ हमें जीएसटी के रूप में, अन्य करों के रूप में सरकार को पैसा देता है, वहीं लाखों लोगों को रोजगार इंडस्ट्री के माध्यम से हम दे रहे हैं। जहां हमारे सरकारी कर्मचारियों की संख्या मात्र 2.5 लाख है, वहीं इंडस्ट्री के माध्यम से 3.5 लाख से अधिक लोगों को हमने रोजगार दिया है। और इन्वेस्टर समिट के बाद जो 26,000 करोड़ के एमयू साइन हुए हैं, उसके माध्यम से हमने 23,000 लोगों को रोजगार दिया है। और जिस दिन ये पूरे धरातल पर आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से इस काम में थोड़ी गति धीमी हुई है, तब वह 73,000 लोगों को रोजगार हम इंडस्ट्री के माध्यम से दे पाएंगे। इसलिए इंडस्ट्री की जो भी समस्याएं, अभी हमने बोर्ड मीटिंग में पास किया है कि जो हमारे प्लॉट बिक नहीं रहे थे और उनके रेट ज़्यादा थे, 2800 साढ़े 2800 रुपये गज थे, उनको घटाकर हमने 2500 रुपये कर दिया है। हमने एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब बच्चे छोटा मोटा उद्योग लगना चाहते हैं, उनको 50,000 रुपये हम देंगे और उसमें 20,000 रुपये की हम सब्सिडी देंगे, ताकि वो अपना छोटा मोटा काम कर सके। अभी हमने महिलाओं और फौजियों के लिए शेड्यूल के अंदर प्लॉट में जो है 5% की सब्सिडी हमने दी। सरकार से तमाम सुविधा के बाद देखा यह जाता है कि इंडस्ट्री वाले जो है, जो उद्योग यहाँ पे लगते हैं, असेंबल का काम करने लगते हैं। तो इसमें एक बड़ी दिक्कत आती है सामने में कि असेंबलिंग इफेक्ट, इस तरह से लोग यहाँ पे रोजगार। शुरू में जब पैकेज मिला था तो लोगों ने, हर किस्म के लोग हर समाज में हैं, तब कुछ लोगों ने इस प्रकार के काम यहाँ पर किए थे, लाभ आप लिया, उसके बाद चले गए। लेकिन आज जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही हैं, सब स्टेब्लिश हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रही है। हाँ, कुछ जगह असेंबली भी हो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इंडस्ट्री के लोग इस प्रदेश के उत्थान में बहुत बड़ा अपना योगदान कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ गणेश जोशी, जो बता रहे थे कि सैन्य धाम एक अनूठा सैन्य धाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ इंडिया न्यूज प्रवीण कुमार, देहरादून। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पुरोला विधायक राजकुमार की सदस्यता समाप्त करने की कांग्रेस ने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने इस संबंध में आज विधानसभा अध्यक्ष के नाम एक याचिका विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को सौंपी। इसके माध्यम से पुरोला से कांग्रेस विधायक रही राजकुमार की सदस्यता को खत्म करने की मांग की गई।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। नहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लेकर विधानसभा चुनाव के लिए भी राजकुमार को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। तो दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए राजकुमार के ऊपर, इस तरह की मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। विधायक की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं राजकुमार और अब कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। विधानसभा स्पीकर को संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में नशे के इंजेक्शन का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने नशे के 69 इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए। दोनों आरोपी स्कूल और कॉलेज के छात्रों को इंजेक्शन सप्लाई करते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर इस मामले की जांच कर रही है। ये बात सही है कि इस बीच में नशीले इंजेक्शन काफ़ी संख्या में पकड़े गए हैं। अभी तक स्मैक को सबसे ज़्यादा मेन इशू माना जा रहा था यहाँ नशे का, और स्मैक में काफ़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं नैनीताल पुलिस ने। ये चिंता का विषय है कि अब नशीले इंजेक्शन भी क्षेत्र में बिक रहे हैं। थाना बनभूलपुरा के द्वारा ये लगातार दूसरा मामला है जहां ये पकड़ा गया है। पुलिस और एसओजी की जो टीमें हैं अब इसमें लगाई जा रही हैं कि इस ढंग के जो नए तरह के नशे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है। इसी कड़ी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर टिहरी के जिलाधिकारी आशीष ने जल जीवन मिशन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें केमसरी में 16 और भिलोट गांव में 14 घरों को हर घर नल और हर घर जल संयोजन से जोड़ा गया है। दोनों गांव में नए आरसीसी वाटर टैंकों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया और 500 मीटर पाइपलाइन को प्रस्ताव में शामिल करने के निर्देश दिए। गांव के लोगों को साफ सुथरा पानी मिलने के लिए भी निर्देश दिए गए। मौके पर जल संस्थान सतीश नौटियाल, लोक निर्माण NS कोलिया समेत कई अभियंता और ग्रामवासी मौजूद रहे। मसूरी के केमटी गांव के पास स्थापित पेट्रोल पंप में मिलावट होने से लोग काफी परेशान हैं, जिसको लेकर पंप पर जमकर हंगामा किया गया, पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया। पेट्रोल पंप में पानी की मिलावट होने से लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही हैं और उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार जिला प्रशासन से पंप को बंद करने और इस मामले पर जांच करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन उसके लिए सुविधाएं नहीं दे रही है। 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम पूरी तरह अस्तित्व में नहीं आ पाया। नगर निगम कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां भेज रहा है और कई जगह तो कंटेनर लगाए गए हैं, पर कई जगह कूड़े के कंटेनरों को हटा दिया गया है, जिसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। पार्षद सौरभ नौटियाल का ये कहना है कि हमारे वार्ड में कई जगह कूड़े के कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद नगर निगम के उन कंटेनर्स को हटा दिया गया। दोबारा कूड़े के कंटेनर्स को लगाने के लिए लगातार नगर निगम और महापौर को भी जानकारी दी गई है, पर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमें बोलते हैं, हमारे साथ लड़ाई करते हैं रोज की रोज। वहाँ आके बहुत परेशान कर रखा है उन्होंने। कई बार तो बाल्टी भी वापस कर देते हैं कि लेके जाओ डस्टबिन यहाँ से। अब वहाँ कूड़े की ना कोई सुविधा है, ना पानी के लिए कोई सुविधा है, कुछ नहीं है। वहाँ बहुत परेशान कर रखा है सबको। हमें कूड़े की तरफ से बहुत परेशानी है। हमारा तो कूड़ादान वहीं चाहिए जहाँ पे हमारा था रखा हुआ।
लोग आते हैं वहाँ पर हल्ला मचाते हैं, चलते चलते फेंक जाते हैं, बखल वालों को बदनाम करते हैं। हमें और वो परेशान बिल्कुल कर हम रखा है। घेरने के लिए बिल्कुल मना करते हैं कि यहाँ मत घेरो। और हम घेरते हैं तो हमारे साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं लोग। भाई नगर निगम चलेगा तो सबकी अनुमति के साथ, सबकी सहमति के साथ चलेगा। आप जबरदस्ती कहीं से कोई कबाड़ का कंटेनर उठा के कहीं भी रख देती हैं। आप क्या कोई सर्वे सरवा है? मैंने नगर आयुक्त जी को भी कहा था, मैं ऐसा कार्य करना नहीं चाहता था, लेकिन इन लोगों द्वारा मुझे मजबूर किया गया है कि मैं इस प्रकार के कार्य करूं। मेरे वार्ड की माताएं बहनें परेशान हैं कि हम कबाड़ कहाँ फेंकें। वो फेंकने जाते हैं, लोग वापस करवा देते हैं। तो मेयर को अपना ये तानाशाही पूर्ण रवैया हटाना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा और सभी पार्षदों को साथ। तो फिलहाल देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।